डिप पेन, इसको हम लोग क्रोकिल निब भी बोलते हैं। और इतनी पुरानी चीज़ आज भी क्यों इस्तेमाल की जाती है। आज हमारे पास हज़ारों डिजिटल ब्रशेस हैं, प्रेशर सेंसिटिव टैबलेट है, मैं वैकम यूज़ करता हूँ, एआई भी है। और फिर भी दुनिया के जितने भी कॉमिक आर्टिस्ट हैं वो आज भी इस छोटी सी स्टील की निब को इंक में डुबो के ड्राइंग क्यों करते हैं। इसमें कोई कार्ट्रिज नहीं है कि हमने इंक रिफिल कर दिया, इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है, और हर थोड़ी देर में हमको डिप करना पड़ता है। फिर भी इसकी लाइन क्वालिटी आज भी बेस्ट है। चलिए ये जानते हैं कि ये छोटी सी निब और कॉमिक इंडस्ट्री का क्या संबंध है। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, 2 पार्ट में होगा। पहले वाले पार्ट में मैं थोड़ा कंपोजिशन या पेंसिलिंग के बारे में बात करूंगा, और फिर ये जो सीक्रेट है इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, और एक डेमो बनाऊंगा, आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं हूं दिलीप चौबे, पिछले 40 साल से मैं इस निब को इस्तेमाल कर रहा हूं और ये आदत है कि छूटती नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक लंबा सा अच्छा सा वीडियो जो पूरा डेडिकेटेड होगा कॉमिक इंडस्ट्री के ऊपर और ये छोटी सी क्रोकिल निब के ऊपर। चलिए। तो पेंसिलिंग का प्रोसेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले तो 2 भाग में है, जैसा मैंने आपको बताया। वीडियो आधे में पेंसिलिंग रहेगा, आधे में इंकिंग रहेगा। तो थंबनेल मैंने बना लिए हैं, लेकिन मैं इसमें वीडियो में डाल नहीं रहा हूँ। तो देखिए, मैं एक पर्सपेक्टिव का, एक फोरशॉर्टनिंग का एक बॉक्स बनाया। तो ये मेरी ब्लॉकिंग का, थिंकिंग का एक प्रोसेस है। 4 थंबनेल बनाए थे, वो थंबनेल मैंने नहीं डाला क्योंकि वीडियो हमको लग रहा था वैसे ही लंबा है। कभी मैं थंबनेलिंग के एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो ये कैमरे का एक इल्यूज़न है। तो इसमें मैंने पहले ही एक पर्सपेक्टिव में बॉक्स बनाया और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाला, उसके अंदर मैं इसमें श्री बजरंग बली को फिट कर रहा हूँ। तो वैसे मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स या सीक्रेट जो मेरा सोचने का तरीका है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। पेंसिलिंग वाला पार्ट का अलग बताएंगे, और इंकिंग के लिए क्रोकिल निब को या डिप पेन को सम्मान देते हुए उसका एक अलग पार्ट होगा। तो पेंसिलिंग से पहले मैं क्या सोचता हूँ, मतलब जैसे ये ड्राइंग बना रहे हैं ना, इससे पहले की जो मेरी स्टेज है थिंकिंग की, तो ये विजुअल स्टोरी टेलिंग है थ्रू कंपोजिशन, जिसमें कैमरा एंगल और एनाटॉमी जो है ये बहुत ही प्रमुख है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग के बारे में नहीं सोचते हैं, पहले हम कहानी का वो पार्ट सोचते हैं जो कि दृश्य में दिखाया जाए। तो ये वही वाला सब्जेक्ट है जो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हनुमान जी ने इरादा कर लिया था कि अब मैं लंका दहन करके रखूँगा। तो ये कहानी मैंने पहले तय कर लिया, और जब मैं किसी बड़े इलस्ट्रेशन पे काम शुरू करता हूँ तो मेरी पहली कोशिश यही रहती है कि कैरेक्टर पे फोकस रहे या कैरेक्टर कितना सुंदर रहे। तो इस इमेज में ये जो इलस्ट्रेशन है, यहाँ मेरे सामने हनुमान जी का एक बहुत डायनेमिक मूवमेंट मैंने सोचा है, और ये सिर्फ खड़े नहीं हैं, पिछले वाले आर्टवर्क में जस्ट खड़े थे, तो वो सिर्फ खड़े नहीं हैं, वो एक्शन में है, उनकी पूरी एनर्जी है। थोड़े से भीड़ भाड़ बनाऊंगा, पीछे थोड़ा सा आर्किटेक्चर बनाऊंगा और एक मूवमेंट दिखाऊंगा। उनके हाथ में एक उनका गदा है, पीछे थोड़ा सा धुआं रहेगा, और ऐसा कैमरा एंगल जो एकदम, जो आप जो व्यूअर हो वो एकदम सीन के अंदर घुस जाते हो। इसलिए पेंसिल स्टेज जो है वो मेरे लिए सिर्फ ड्राइंग की शुरुआत नहीं है। पेंसिल स्टेज जो है एक्चुअली विजुअल स्टोरी टेलिंग का फाउंडेशन है मेरा। अब मैंने कैमरा एंगल डाला कि हनुमान जी का जो हाथ है ना, एकदम सामने आएगा व्यूअर के पास, और एकदम डेप्थ के अंदर आप घुसेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव भी डालेंगे। अगर फाउंडेशन गलत है तो बाद में आप चाहे जितनी अच्छी पेंसिलिंग कर लें, इंकिंग कर लें, और ड्राइंग का इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए हमेशा मैं सोचता हूँ कि कैरेक्टर कहाँ होगा, कैमरा कहाँ होगा। तो ये मैंने एक डिसीजन ले लिया सारा, और अब मैं पेंसिल से एकदम टाइट पेंसिलिंग कर रहा हूँ। मतलब वो इंकिंग
रेडी ड्राइंग कर रहा हूँ। हालांकि मैं ही इंकर हूँ, लेकिन टाइट पेंसिलिंग में एक एक लाइन, एक एक स्ट्रोक जो है वो फाइनल होगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आधी मेहनत जो है थंबनेलिंग पे कर ली थी। तो ये हम उसको रीड्रॉ कर रहे हैं, तो बेसिक जो भी गलतियां हैं वो इसमें हम सुधार कर लेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने मांग लिया POV शॉट है कि पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू की व्यूअर कहाँ पे खड़ा है। तो एक लोअर एंगल जैसा मैंने कुछ सोच लिया है। तो दूसरा जो मेजर थिंग है, पहले तो विजुअल स्टोरी टेलिंग हो गया, कैमरा का व्यू हो गया, कहाँ पे व्यूअर, कहाँ से आप उसको दिखा रहे हैं। दूसरा है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन जो है वो एक पूरी कहानी एक ही फ्रेम में हमको दिखाना है। किसी भी इलस्ट्रेशन की कंपोजिशन को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। मतलब कंपोजिशन का मतलब केवल ये नहीं है कैरेक्टर को पेज के बीच में रख दिया, ये वाली बात नहीं है। कंपोजिशन का मतलब है व्यूअर की आँख जो है वो इमेज के अंदर किस रास्ते से ट्रैवल करेगी। मतलब हनुमान जी देख रहे हो आप, तो हाथ के रास्ते जा रहे हो या आग के रास्ते या पूंछ के रास्ते, ये वाली भी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ती है। तो इस ड्राइंग में मेरा सबसे बड़ा फोकल पॉइंट हनुमान जी रहेंगे, और इसलिए बाकी सारी चीज़ें जो क्राउड होगी, पीछे कुछ राक्षस बनाऊंगा या बिल्डिंग होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेन कैरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि व्यूअर की नज़र पहले फेस पे जाए, फिर बॉडी की तरफ आए, फिर वो जो एक्सटेंडेड लेग को फॉलो करते हुए क्राउड की तरफ जाए। तो ये हमने दिमाग लगा लिया उसके अंदर। जब मैं थंबनेल बना रहा था तो बड़ी जो ड्राइंग बना रहा हूँ, ये जो फाइनल ड्राइंग बना रहा हूँ, उससे पहले मैंने थंबनेल, जैसा कि मैंने बताया कि मैं काफ़ी हद तक थंबनेल को ही फाइनल कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि आपका मज़ा वैसे ही, आपको उतने में ही मज़ा आ जाएगा, तो फिर आप फाइनल आर्ट वर्क तो देखेंगे नहीं। उसके बाद आपके पास 4 चॉइसेस हो जाएंगे, तो आप सोचेंगे कि वो वाला क्यों नहीं बनाया। तो बड़े इलस्ट्रेशन जब बनाता हूँ, इसको मैं बड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सारे डिटेल इसके अंदर आने वाले हैं। तो मेरे लिए पहली पूरी इमेज को एक थंबनेल में देख लेते हैं, फिर कंपोजिशन में जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं वो मैं बाद में उसको एड्रेस करता हूँ। और ये भी दिमाग में रखते हैं कि पूंछ किधर से जाएगा, या हथियार जो उनका गदा है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्राउड कितना नीचे है, आर्किटेक्चर कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। विजुअल हायरार्की बनाते हैं कि पहले कौन सा दिखेगा, कौन छोटा रहेगा, कौन बड़ा रहेगा, कौन फोरग्राउंड में है, कौन बैकग्राउंड में है, कौन बहुत शार्प रहेगा, कौन सेकेंडरी रहेगा। फिर एक पॉइंट मैं ड्राइंग में सोचता हूँ, कैमरा एंगल, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, वो यही है कि व्यूअर कहाँ पे खड़ा है। तो ये जो आर्ट वर्क मैं बना रहा हूँ उसमें कैमरा एंगल बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है। मैं कैमरा को जो नॉर्मल आई लेवल है उसमें नहीं रखा है। मैं चाहता हूँ कि व्यूअर जो है वो हनुमान जी पत्थरों पे हाथ रख के कूद के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जब पूरा आर्ट वर्क बनेगा तो आपको दिख जाएगा। कंपोजिशन में या तो टॉप एंगल कभी कभी मैं लेता हूँ, या आई लेवल लेता हूँ, या लो एंगल ले रहा हूँ। तो ये जो लो एंगल है इसका एक अलग पावर। लो एंगल का एक और फायदा है कि ये कैरेक्टर के लोअर बॉडी को थोड़ा और एग्जैजरेटेड इम्पोर्टेंस देता है। तो इस ड्राइंग में जो फोरग्राउंड में जो उनका पैर दिख रहा है, वो अभी मैं थोड़ा बनाता हूँ तो वो सामने को आ रहा है। तो जो कैमरा हिट कर रहा है, कैमरा का लेंस या जो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है कैमरे का, वो हाथ पे अगर कैमरा पड़ रहा है तो उनके लेफ्ट वाले लेग पे भी, तो वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, और यही मैं चाहता हूँ। तो कैमरा एंगल, फिर फोरशॉर्टनिंग भी एक पर्सपेक्टिव का ही टूल है, तो कंपोजिशन में बहुत मायने रखता है वो।
तो फोरशॉर्टनिंग जैसे शरीर को छोटा नहीं बना रहे हम, स्पेस में आगे पीछे कर रहा हूँ। हनुमान जी को बॉडी जो है वो कैमरे की तरफ आगे को आ रहा है और उनके पीछे का पार्ट और अंदर को घुस रहा है, पैर अंदर को जा रहा है। तो ये फोरशॉर्टनिंग में जो कैमरे के पास आ रहा है वो थोड़ा सा उसकी लेंथ बढ़ जाती है। जैसे ये जो पैर हमने जो घुटना जो आगे को आ रहा है ना, वो एग्जैजरेटेड लेग है, इसका एक बढ़िया एग्जांपल आपको समझ में आएगा। हाथ भी आपको समझ में आएगा। और अगर हम यही पोजीशन, ये इसी पोज को अगर हम साइड से बनाते तो इनकी पूरी लंबाई दिखाई देती। तो वो जो 8 हेड वाला जो कंपोजिशन बार बार लोग बोलते हैं ना, एनाटॉमी बनाओ तो 8 हेड, इसमें नहीं काम आता है भाई। जब आप फोरशॉर्टनिंग दे रहे हैं वो साइड से अगर हम बनाते तो 8 हेड आपको दिखाई देता अच्छे से। इसमें भी आता है लेकिन उसके लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। तो पैर में बड़ी दिक्कत होगी। मैं एक तरफ से ना उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डिटेल भी करता जा रहा हूँ और टाइट पेंसिलिंग वाला डिटेल कर रहा हूँ, ताकि हमको आगे जब इंकिंग करूँगा तो उसमें मुझे को सुविधा मिलेगी। जब बहुत लोगों को मैं देखता हूँ फोरशॉर्टनिंग में जब वो बनाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स बनाने लगते हैं, जबकि पूरी बॉडी को एक साथ लेके चलना पड़ता है। और फोरशॉर्टनिंग में एनाटॉमी से ज़्यादा फॉर्म महत्वपूर्ण होता है। जब हाथ बना रहे हैं ना, वो कैमरा की तरफ जाएगा तो एक लंबे सिलेंडर की तरह दिखता है, और जब मैं पैर कैमरा की तरफ ले जाता हूं तो उसकी लेंथ विजुअली कंप्रेस हो जाती है। ये जो मैं चेस्ट बना रहा हूं ना, तो अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि जब चेस्ट टर्न होता है ना, तो रिब केज का पूरा शेप बदल जाता है। और इसलिए मैं एनाटॉमी को एकदम मेमोराइज्ड लाइन की तरह नहीं देखता। मैं बॉडी को बेसिक वॉल्यूम में सोचता हूँ। हेड एक वॉल्यूम है, रिब केज एक वॉल्यूम है, पेल्विस वाला पार्ट एक वॉल्यूम है, अपर आर्म का एक वॉल्यूम है, फोर आर्म का वॉल्यूम है, थाई का एक वॉल्यूम है। ये जो हाथ में जो मसल्स होते हैं, मैंने बहुत मसल स्टडी की है, अब मुझे याद भी हो गया। स्कल्पचर भी करता रहता हूँ तो उससे तो और भी याद हो जाता है। तो फिजिकल मॉडलिंग में ये फ़ायदा होता है कि आप उसको फील कर सकते हैं एकदम। और ये 2D आर्ट वर्क है और वो हमारा 3D है एकदम बिल्कुल। और मैंने 2 साल प्लास्टिक आर्ट पढ़ा है भाई, स्कल्पचर और पॉटरी एंड सेरेमिक। 2 साल की BFA में ही जब मैं पढ़ रहा था, तो 2 साल हम लोग का प्रिपरेटरी कोर्स होता था। स्कल्पचर मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। 40 साल पहले मैं स्कल्पचर में ही पढ़ाई कर रहा था भाई। तो अगर आप सिर्फ मसल याद करके ड्राइंग करेंगे तो पोज थोड़ा स्टिफ हो जाता है। इसलिए मैं एकदम फ्लोइंग, एकदम नेचुरल डायनामिक पोज करता रहता हूँ। और जेस्चर जब बनाते हैं ना, एनाटॉमी को जब अभी हम बनाए ना, तो मूवमेंट का मैंने बहुत ध्यान रखा। लाइन ऑफ एक्शन, जो शरीर की एक इनविजिबल एनर्जी होती है जिसको हम डायनामिक पोज बोलते हैं। कल मैं पढ़ा रहा था अपने बच्चों को, यही बात हो रही थी कि डायनामिक पोज किसको बोलते हैं। तो किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि रिदम और फ्लो। मुझे नहीं समझ में आता रिदम एंड फ्लो। ये फ्लो पानी में होता है और रिदम म्यूजिक में होता है। तो डायनामिक पोज में लाइन ऑफ एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन, एनर्जी होनी चाहिए। जो कैरेक्टर आप बना रहे हैं उसमें एनर्जी होनी चाहिए। बॉडी में कर्व होने चाहिए, ट्विस्ट होने चाहिए। अगर थोड़ा ऑपोजिट मूवमेंट हो रहा है या कोई मूवमेंट है, एंटीसिपेशन होना चाहिए। जैसे ये अभी कूदने से पहले का एक एंटीसिपेशन है। तेल भी इनका एक बॉडी देता है। हम तो हाथ के ही, मतलब अपने हाथ से ही आप डायनामिक पोज और इस तरह की चीजें फील कर सकते हैं। पूरे बॉडी मास को लेके चलना पड़ता है, तब मैं मान सकता हूँ रिदम ठीक है।
मैं ज़्यादातर कॉन्ट्रापेस्टो बना देता हूँ। कल मैं पढ़ा भी रहा था तो मैंने बताया कि कैसे इजिप्शियन स्कल्पचर एकदम स्टैटिक होते थे और जैसे ही हम अर्ली ग्रीक या ग्रीको रोमन फेज में आते हैं और जब हमको लाकून्स एंड द सन्स दिखाई देता है, इवन डेविड दिखता है कॉन्ट्रापेस्टो में, या बर्निनी का डेविड आप देख लो, तो वो डायनामिक पोजेज हैं। और कॉन्ट्रापेस्टो में भी हम बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो एक पैर पे ज़्यादा हैवी वेट कैरी करते हैं तो वो शोल्डर कैसे ऊपर जाता है, हीरोइक एनाटॉमी क्या होता है, रियलिज्म और एग्जैजरेशन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जाती हैं भाई अगर एक अच्छा कंपोजिशन बनाने निकलो। फेस एक ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे ज़्यादा छोटी सी जगह फेस ही होती है और सबसे ज़्यादा स्टोरी टेलिंग फेस से ही किया जाता है। और व्यूअर की नज़र ऑटोमेटिकली जो है, मैं वीडियो भी बनाता हूँ ना, तो जहाँ चेहरा बना देता हूँ तो कैमरा लेंस जो है वहाँ पे एक स्क्वायर बना देता है येलो कलर का कि यहाँ पे चेहरा है। चेहरा क्या देखते हो तो फेस से हम लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं। आईब्रोज, एक्सप्रेशन, जॉ लाइन, नाक और फेस और बॉडी का जो जेस्चर है वो मैच करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे थोड़े बहुत राक्षस गण बनाऊंगा जो हतप्रभ हैं हनुमान जी के का ये रूप देख के कि पता नहीं ये क्या करने जा रहे हैं। तो वो जो राक्षस है उनको हम क्राउड की तरह ही बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ बैकग्राउंड भरने के लिए नहीं बना रहे हैं। कुछ क्राउड बनाऊंगा, उसके अंदर भी थोड़ा सा विजुअल स्टोरी टेलिंग होगी। तो कंपोजिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अरेंजमेंट ऑफ सम एलिमेंट्स इन अ गिवन स्पेस, इसके अंदर बहुत सारा ड्रामा है, विजुअल डिज़ाइन है, ये विजुअल स्टोरी टेलिंग मैं करने जा रहा हूँ इसके अंदर। तो पेंसिलिंग वाला पार्ट को हम स्किप नहीं कर सकते थे और सीधे हम इंकिंग या डिप पेन के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। पेंसिलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जितनी अच्छी पेंसिलिंग होगी उतनी अच्छी उसके ऊपर इंकिंग होगी। तो ये मैं एकदम टाइट पेंसिलिंग कर रहा हूँ ताकि इंकर, नॉर्मली अगर हमको किसी पेंसिलर, मान लीजिए मैं पेंसिलर हूँ और किसी इंकर को आर्टवर्क भेजना है मेरे को, तो मैं इतना करके देता हूँ और उसके बाद भी इंकर के पास अच्छा परफॉर्म करने का मौका होता है। तो बहुत ब्लेम गेम होते थे पहले राज कॉमिक में जब हम काम करते थे कि मैंने पेंसिल से बना के दिया, इंकर ने फ्रीडम लिया, इंकर को भी कम पैसे मिल रहे हैं, वो भी सोच रहा है 50 रुपये ही तो मिलने हैं, तो उसने एक दिन में 10 पेज खींच दिए। कभी उसने मेहनत करने की या कुछ अच्छा करने की ज़रूरत नहीं की। तो और जो हमने पेंसिल से बनाया वो एविडेंस तो इरेजर से हम मिटाई दिया करते थे, तो हम किसी को बता भी नहीं सकते कि भैया ये हमने पेंसिलिंग तो ये बनाई थी और इंकिंग होके ये आई है। तो लोग बोलते थे कि मेरी पेंसिलिंग उसने ख़राब कर दी, मेरी इंकिंग उसने ख़राब कर दी। तो ये सब चीज़ें पहले होती थी। अब आप थोड़े से सचेत हैं, दुनिया बहुत सारे पेंसिलर हैं जो कि खुद से ही इंकिंग करते हैं और आप उनके काम की क्वालिटी देख सकते हो। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है इंकर के ऊपर, बहुत कुछ डिपेंड करता है पेंसिलर के ऊपर। अब थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर आप डिजिटली इंक कर रहे हो तो आपका पेंसिल वाला ड्राइंग सुरक्षित रहता है। अगर आप इंकिंग भी करते हो तो लोग लाइट बॉक्स पे करते हैं, तो पेंसिल की ड्राइंग अलग रहती है, इंकिंग की ड्राइंग अलग हो जाती है। तो अब ऑलमोस्ट हो गया है हनुमान जी। ये मैं ब्लैक भर दे रहा हूँ इसके अंदर। अब ये बढ़िया सा एक कैमरा का एक इल्यूजन हो गया हनुमान जी का, और सामने मैं कुछ पत्थर वत्थर डाल दे रहा हूँ। तो इसके अंदर पर्सपेक्टिव के कुछ रूल मैंने यूज किए, थोड़े से फोरशॉर्टनिंग को यूज़ किया, कैमरे का अलग तरीके से इस्तेमाल किया,
एनाटॉमी की प्रैक्टिस सभी को करनी चाहिए। एनाटॉमी की अभी जैसे मेरी क्लासेस चल रही हैं तो ये 2-3 क्लासेस हमारी बेसिक एनाटॉमी होती है, डायनामिक एनाटॉमी की क्लासेस होती हैं, और बिना देखे मेमोरी से आप कैसे कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं, मतलब एनाटॉमी। तो पहले एनाटॉमी की प्रैक्टिस होती है, और हर फ्राइडे हमारे यहाँ फिगर ड्राइंग लाइव होता ही होता है। तो उसके बावजूद भी तब जाके हम कंसेप्ट आर्ट की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ क्राउड जैसा कुछ बना रहे हैं। तो एक निगेटिव स्पेस है हमारे पास, उसी में मैं उन कैरेक्टर्स को डाल रहा हूँ। तो जैसा मैंने बताया ना कि हायरार्की होना चाहिए, पहले किसको देखना है, बाद में किसको देखना है। एग्जैजरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब हीरोइक, डायनामिक हीरोइक कैरेक्टर बनाने के लिए एग्जैजरेशन को समझना चाहिए। ओवरलैपिंग होती है कंपोजिशन में कि ये वाला पार्ट आगे आ रहा है, ये वाला पीछे जा रहा है। अब ये जो इनके पीछे से कुछ कपड़े मैं उड़ा दूंगा, तो वो निगेटिव स्पेस को मैं यूज़ करूंगा जिसके अंदर वो कपड़े जो हैं कहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही हों। एक रिदम भी वर्ड मैं यूज़ ही कर लेता हूँ, चलिए। तो एक बिल्कुल रिदमिक होना चाहिए, एक दूसरे में एक कपड़े वपड़े सब एक दूसरे से जेल टुगेदर हों। और मेन कंपोजिशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है व्यूअर की आँख को कंट्रोल करना, कि वो प्रायोरिटी में कौन कौन सी चीज़ देखे। और पेंसिलिंग का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मेरे लिए पेंसिल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब मैं पेंसिलिंग करता हूँ तो मुझे सोचने का फ्रीडम देता है। इंकिंग में उतना नहीं होता। इंक जो है वो परमानेंट है, लेकिन पेंसिल जो है वो मुझे एक्सपेरिमेंट करने देती है, और मैं प्रोपोर्शन बदल सकता हूँ, जेस्चर को और सुधार सकता हूँ, कैमरा एंगल टेस्ट कर सकता हूँ, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पैर को थोड़ा छोटा बड़ा कर सकता हूँ, क्राउड को उठा के थोड़ा नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ, आर्किटेक्चर का पर्सपेक्टिव में चेंज कर सकता हूँ, बड़े डिसीजन ले सकता हूँ। हर लाइन एक डिसीजन है, हर करेक्शन एक डिसीजन है। तो पेंसिलिंग में ये वाले पार्ट हो जाते हैं। एनाटॉमी को हमेशा स्टोरी टेलिंग में एक कहानी का हिस्सा होना चाहिए एनाटॉमी। तो ये जो कंपोजिशन बनाया, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस थे। हालांकि मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं था, लेकिन मेन चीज़ जो चुनौती थी इसके कंपोजिशन में, जो बेसिक फॉर्म कहाँ, अरेंजमेंट एक चैलेंज था, डिटेल नहीं। सबसे बड़ी चुनौती अगर हम बोलें तो एक साथ कई चीज़ में बना रहा हूँ। एक पावरफुल कैरेक्टर है बजरंगबली जैसा, एकदम एक्सट्रीम कैमरा एंगल है, फोरशॉर्टनिंग है, हीरो वाली एनाटॉमी है, क्राउड है, थोड़ा सा आर्किटेक्चर है, लाइट समझना कहाँ से आ रही है, कंपोजिशन को बैलेंस करना। बहुत ज़्यादा अगर जो सपोर्टिव एलिमेंट्स ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो मेन कैरेक्टर गड़बड़ा जाता है। तो पेंसिल के बाद हम इंक करने जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेट हो गया है, बट थोड़ा सा और डिटेल डाल दे रहा हूँ। और जब कोई हम ऐतिहासिक कैरेक्टर या कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर या कोई फिक्शनल कैरेक्टर या कोई कंसेप्ट आर्ट्स बनाते हैं या अपने देवी देवता को बनाते हैं, तो एक कहानी का एक पीक होता है, वो मूवमेंट को पकड़ना। तो ये लगभग हमारी पेंसिलिंग के जितने एलिमेंट्स हमको डालने थे वो मैंने डाल दिया। थोड़ा बहुत इन जो कैरेक्टर्स हैं जो नीचे वाले, उनको मैं जब हनुमान जी कंप्लीट कर लूँगा तब मैं उनके थोड़े से डिटेल करता चलूँगा। मैं भी एक्साइटेड हूँ ना, क्रोकिल नीब के ऊपर कुछ डेमो बनाना है, तो वो मैं बाद में उन लोगों को डिटेल डाल रहा हूँ। तो ये हमारी पेंसिलिंग हो गई। तो ये मैं यूज़ करने वाला हूँ रोटरिंग का इंक। तो ये इंक है और ये मेरे निब हैं। तो ये थिक एंड थिन नहीं होता है और ये थिक एंड थिन होता है।
ये इसका होल्डर है, ये जस्ट होल्डर में लगा हुआ है। तो ये थिक एंड थिन के लिए यूज़ करूँगा। ये नॉर्मली मतलब जहाँ पे भी हमको थिक एंड थिन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंकिंग। तो इतनी पुरानी चीज़ आज भी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? मैं इसको पूरे 40 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा क्रोकिल निब या जो डिप पेन होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि एकदम महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात, ये जो मेटल के जो निब हैं ये बहुत पुराने हैं, लेकिन आज की डेट में आप ऑनलाइन भी मंगवाएंगे ना तो इंटरचेंजेबल स्टील के डिप पेन्स मिलते हैं। और ये 19वीं शताब्दी में जॉन मिशेल ने 1822 में बर्मिंघम में, और ये जो बर्मिंघम वाला क्रोकिल निब है ये मेरे पास है। आप गूगल पे भी लिखेंगे ना जब आप डिप पेन खरीदेंगे तो बर्मिंघम अगर लिख दें तो आपको ओरिजिनल ही मिलेगा। तो इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे स्टील निब का प्रोडक्शन शुरू किया और इसलिए कॉमिक्स में क्रोकिल निब का कब से इस्तेमाल हुआ ये एकदम निश्चित नहीं बता सकते, लेकिन 19th सेंचुरी में स्टील निब ट्रेडिशन में विकास हुआ। बाद में लोग इसको इलस्ट्रेशन में, ड्राफ्टिंग में और कॉमिक्स में इसको इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि इसमें थिक एंड थिन साथ में मिलता है। और जितने आप पुराने मांगा कॉमिक देखते हैं वो भी डिप पेन से ही बनते हैं। तो डिप पेन आखिर है क्या, मतलब इससे क्या होता है या इसकी बनावट कैसी होती है जो आपने अभी देखा। तो डिप पेन दो चीज़ों से बना हुआ है, एक होल्डर होता है और निब होता है। और निब में एक छोटा सा स्लिट होता है जिसको हम जहाँ पे इंक रुक जाता है, रिजर्वायर या एक वेंट होता है जो जैसे जैसे हम लिखते हैं ना तो वहाँ से इंक आगे को निकलता है और तुरंत ख़त्म भी हो जाता है। तो इसलिए हम इंक को बार बार डिप करते हैं। और फाउंटेन पेन से अलग है। अगर फाउंटेन पेन को बोला जाए तो फाउंटेन पेन जो है वो कन्वीनियंस के हिसाब से होता है, और जो डिप पेन होता है वो कंट्रोल के हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो अगर हम परिभाषा दें, फाउंटेन पेन इज इक्वल टू कन्वीनियंस और डिप पेन इज इक्वल टू कंट्रोल। तो मैं इंकिंग कर रहा हूँ हनुमान जी को, और ये पूरा प्रोसेस एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस हिस्टोरिकल वीडियो को आप बड़े टीवी पे देखें और स्क्रीन पे देखें। फ़ोन में वो वाली बात नहीं आएगी। एक एक स्ट्रोक जो भी मैं इसमें लगा रहा हूँ मैं इसको कैप्चर करने की कोशिश किया हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी को समझ में आए कि कॉमिक बनाने में जिस पेन ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया है वो कौन सा पेन था। तो डिप पेन की सबसे बड़ी खूबी है कि वो प्रेशर और स्पीड बदल के लाइन की थिकनेस पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। तो प्रेशर से भी और स्पीड से भी, कभी कभी हमको लॉन्ग स्ट्रोक लेना होता है ना तो हम एक स्पीड डालते हैं तो वो एकदम से थिक एंड थिन बीच में थिक हो जाता है और कंट्रोल रहता है हमारा। तो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री जानें इसके बारे में तो 3 स्टेज मैं इसका बता सकता हूँ। तो स्टेज 1 में क्विल, अभी मैं पढ़ा रहा था, एक लड़की थी हमारी स्टूडेंट और हैदराबाद की थी, वो मैंने बताया क्विल बोलते हैं इसको, क्रोकिल है क्या आपके पास। तो वो बताई कि मैं गई थी यूरोप, तो वहाँ से मैंने एक डब्बा ख़रीदा था और उसके घर में था लेकिन उसने कभी यूज़ नहीं किया था। तो क्विल बोलते हैं। पुराने समय में जो चिड़िए के पंख के नीचे जो डंडा सा होता है उसी को हम क्विल बोलते हैं। पक्षी के फेदर से निब बनता था। तो ये हो गया पहला पार्ट, मतलब पहले ज़माने में। स्टेज 2 अगर हम बोलेंगे तो मेटल का जो निब है, तो
ये कॉपर का भी मिलता है और स्टील का भी मिलता है। तो पहले कॉपर का होता था, मेरे पास था कुछ जर्मन कॉपर के क्रोकिल निब थे। 80s में जब मैं शुरुआत की थी मैंने कॉमिक बनाने की, 86-87 के टाइम पे मेरे पास कुछ कॉपर के निब भी थे और स्टील के भी थे। मास प्रोडक्शन में जो मैंने आपको बताया वो उस समय बनता था। और स्टेज 3 अगर माने तो इंडस्ट्रियल स्टील निब जो 19वीं शताब्दी में पूरी दुनिया में बनना शुरू हुआ, जो कि 1822 में जॉन मिचेल जो बर्मिंघम से थे, या वो कंपनी जॉन मिचेल जो है वो बर्मिंघम की कंपनी है तो स्टील के निब बड़े पैमाने पे उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ और वो ही बड़ा केंद्र बना। आजकल वो इंटरचेंजेबल निब्स होती हैं, एक सेट आप खरीदेंगे तो उसमें एक ही होल्डर होगा। कुछ देर इस निब से काम करिए, फिर निब बदल लीजिए, फिर दूसरे निब से काम करिए, तो वो आज की डेट में मिलता है। कॉमिक में कब से ये शुरू हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन कैलीग्राफी निब अलग होती है और ये जो निब है ये अलग होती है। तो कैलीग्राफी की भी निब आती है, डिप पेन वाली होती है। तो हमारी श्रीमती जी ने तिरंगा के लिए बहुत सारी कैलीग्राफी की है और अंजनी सोमवंशी ने कैलीग्राफी की है। तो उस समय कैलीग्राफी निब हम लोग को बड़ी मुश्किल से मिला करती थी। कभी कभी हम लोग फाउंटेन पेन का ही निब को काट देते थे छेनी हथौड़ी से और उससे कैलीग्राफी निब बना लेते। तब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि क्रोकिल निब हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो क्रोकिल का जो सबसे बड़ा फायदा है वो मेरे को भी लगता है, जो लोग इसे काम करते हैं, उससे आप एक्सट्रीमली फाइन लाइन, एकदम हेयर लाइन बना सकते हैं और प्रेशर सेंसिटिव वेरिएशंस होते हैं। अब जैसे ये छाती के बाल मैं बना रहा हूँ एकदम पतला उसी निब से, और ये जो दाढ़ी वाड़ी मैंने बनाई वो उसी निब से बनाया, थिक एंड थिन। तो हल्का अगर आप प्रेशर डालेंगे तो हेयर लाइन बनता है एकदम पतला, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो मीडियम लाइन बनता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो बोल्ड स्ट्रोक्स बनते हैं, और फिर प्रेशर को छोड़ते ही फिर से हेयर लाइन हो जाता है। यानी एक छोटी सी निब से आप डिटेल भी कर सकते हैं, टेक्सचर भी कर सकते हैं, कंटूर भी कर सकते हैं, हैचिंग भी कर सकते हैं, क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हैं, शैडो भी कर सकते हैं। तो मैं ये पूरा आर्ट वर्क में जो भी चीज़ आप देखेंगे सब क्रोकिल से बना के आपको दिखाता हूँ। क्रोकिल निब ट्रेडिशनल। तो अभी हमारे एक मित्र हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था वीडियो पे, पिछली वीडियो पे पोर्ट्रेट का कोई वीडियो था कि 8 टोनल वैल्यू अगर हमको हैचिंग से या इंक से निकालना हो तो ये तरीका है लाइन आर्ट का। मैंने उसका जवाब दिया था कि आप इंक वॉश से निकाल सकते हैं, जो कि ईजी होता है 8 टोनल वैल्यू, लेकिन क्रोकिल निब से हूबहू जो मैंने पेंसिल से काम किया था वो हम इससे भी 8 टोनल वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पूरे आर्ट वर्क में आप वो देखेंगे भी। और ट्रेडिशनल ड्राइंग का जो रेफरेंसेस हो आप देखते हैं, मैंने बहुत सारे फ्रजेता के भी आर्ट वर्क देखे हैं। कभी कभी वो ब्रश से भी इंक करते थे, लेकिन बहुत सारा क्रोकिल निब से रिप किर्बी मेरे को याद आता है, इवन फैंटम याद आता है। उसमें ब्रश और क्रोकिल इनकी जुगलबंदी होती है। जो एकदम डार्केस्ट वैल्यू है वो हम ब्रश से ले लेते हैं, अदरवाइज क्रोकिल से लेते हैं। देखिए ये जो थिक एंड थिन निकल रहा है ना, इसी से निकल रहा है। जहाँ पे हमको वो शैडो का डेप्थ देना है वहाँ पे हल्का सा दबाव मैंने डाल दिया और थोड़ा सा कम कर दिया। तो अगर हम क्रोकिल निब की खासियत बताएं, अगर 10 मेजर पॉइंट अगर हमको बताने हो तो एक तो पहला पॉइंट मुझे सबसे पहले हम इसको हेयर लाइन की थिकनेस हमको मिलती है इसमें, जिससे हमको बाल बनाने में आसानी होती है। इवन आई लैशेज, रिंकल्स और भी जो छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं, अभी जैसे ये ऑर्नामेंट्स, तो ये हेयर लाइन हमको मिलता है। दूसरा, अगर हम इसके 10 मेजर पॉइंट्स में गिने तो एक लाइन का वेट मिलता है। एक ही स्ट्रोक में हमको थिक एंड थिन मिलता है,
एक ही स्ट्रोक में, और कंट्रोल्ड क्रॉस हैचिंग मिलता है। बहुत छोटे एरिया में भी जो टोनल वैल्यूज होते हैं, जैसे ये हाथ के इनके मसल्स हैं, उसमें हम एक कंटूर डालेंगे। अभी रुकिए, एकदम पतला सा कंटूर डालेंगे, उससे आपको लगेगा कि हाँ इसका उभार कैसे है। तो छोटे छोटे एरिया के भी टोनल इंफॉर्मेशन हमको क्रोकेल निब से मिलते हैं। चौथा मैं बोलूंगा टेक्सचर का, लकड़ी का टेक्सचर हो या हेयर का टेक्सचर हो, कपड़े का टेक्सचर हो, स्किन का हो, स्टोन का हो, फायर का हो, वाटर का हो, ये सारा जो विजुअल टेक्सचर है वो आप क्रोकेल निब से निकाल सकते हैं। पांचवा मैं बोलूंगा फेशियल डिटेल्स। तो आंख के अंदर जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, मतलब आंखों के अंदर के नस बनाने आपको, तो और ये कंट्रोल होता है। ब्रश उतना कंट्रोल, हालांकि मैं ब्रश भी उतना ही कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी अब जैसे ये ज्वेलरी है ना, ये हम ये क्रोकेल निब से बनाएंगे, एक स्पीड भी रहती है, अच्छे से बन भी जाता है और कंट्रोल भी रहता है। थिक एंड थिन, जहाँ हमको शैडो चाहिए वहाँ हल्का सा प्रेशर भी डाल देते हैं। तो जो विजुअल टेक्सचर है वो क्रोकेल निब से अद्भुत निकलता है भाई, अद्भुत। फेशियल डिटेल्स, जैसा मैंने बताया कि आंखों के डिटेल्स हैं या छोटी छोटी जो भी डिटेल्स होती हैं वो हम डाल सकते हैं। जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे छोटे मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे ज्वेलरी जो है ना, ये सिमेट्रिक होता है, जैसा इधर वैसा इधर, ये हम कंट्रोल उसके अंदर बहुत इजीली कर सकते हैं। सातवां मैं बोलूँगा, जो कॉमिक में जो कंटूर लाइंस होती हैं, कैरेक्टर के जो आउटलाइन हैं, उसको कैसे कंट्रोल करके उसमें वेरिएशन, जितना वेरिएशन आपको डालना है। तो अब कॉमिक के कंटूर, तो ये भी कॉमिक ही मान लीजिए, कॉमिक का मान लीजिए ये कवर पेज है और उसके अंदर हमको वेरिएशन देना है, तो कंटूर्स के ऊपर। आठवां शैडो डिजाइन। देखिए अभी ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये शैडो है, एकदम पतला हेयर लाइन से मैंने उसको दबा दिया कि ये अंदर हिस्सा चला गया, तो वो हमने शैडो लाइन बनाया। वो कंटूर वाली लाइन नहीं है, सीधी सीधी लाइन है, शैडो के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो ब्लैक एंड व्हाइट आर्टवर्क में शैडो को एक हम भाषा बना लेते हैं। अब जैसे ये सीने के ऊपर ये कर्व आया, तो वो कर्व का ना एक शैडो बना, तो बीच में हमने एक हाईलाइट वाला पार्ट रखा है और यहाँ पे कंटूर लाइन से ये हम निर्धारित कर रहे हैं कि ऊपर का हिस्सा पे लाइट है और नीचे वाले पार्ट पे शैडो है। और ये ज्वेलरी डिजाइन है, एकदम कंट्रोल्ड है, ब्रश इतना कंट्रोल्ड नहीं चलता है। शैडो के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। फिर नौवां नंबर हम रखेंगे स्पीड का। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए क्रोकेल निब से, तो आपका जो इंकिंग वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत तेज़ी से काम होता है। मतलब एक ही तरफ से आप फाइनल करते चल रहे हैं, तो इससे बढ़िया और क्या ही होगा कि ऊपर से आप इंकिंग करना शुरू किए। अच्छी पेंसिलिंग होनी चाहिए, पेंसिलिंग करने के बाद इंकिंग अच्छे से होती है। 10वां पॉइंट में डालता हूं कि आर्ट में जो कैरेक्टर्स होती हैं उनका जो एक पर्सनालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त उभर के आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल डिजिटल ब्रश जैसा परफेक्ट नहीं होता, मतलब लेकिन अगर आप ट्रेडिशनली काम कर चुके हैं तो आपके लिए डिजिटल बहुत इजी हो जाता है। और एक ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका एक सिग्नेचर स्टाइल बनता जाता है। तो जो लोग क्रोकेल निब से, हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट पढ़े हैं आज तक, करीब 200 बच्चों ने पढ़ाई की है, उनके लिए फर्स्ट एनकाउंटर रहता है क्रोकेल निब का। उन्होंने कभी जीवन में क्रोकेल निब नहीं चलाया,
अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाता तो शायद आपको भी नहीं पता होता कि हमारे सारे स्टूडेंट क्रोकिल निब चलाते हैं और सारे 200 बच्चे दे आर सो फॉल इन लव विथ क्रोकिल निब। और ये पिछले 4 साल से हो रहा है। 4 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और दे ऑल आर कॉन्फिडेंट वर्किंग ऑन क्रोकिल निब। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? मेन स्ट्रीम में आइए। भारत का एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ कॉमिक बुक स्कूल है दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट। गूगल करिए ना, गूगल पे लिखिए कि द बेस्ट कॉमिक बुक स्कूल इन इंडिया, इट विल बी दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट। यही ज्ञान सिखा रहे हैं भाई। तो अगर आपको क्रोकिल निब पे प्रेम जग गया है तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अलग अलग तरह के निब आते हैं। एक वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से पॉइंटर लिख लीजिएगा कहीं पे, अभी मत लिखिए, आपका विजुअल मनोरंजन जो है वो रुक जाएगा। तो हंट 100 ये आर्टिस्ट ही बोलते हैं उसको, हंट 100 आर्टिस्ट। तो ये एक निब होता है, ये बहुत डेलिकेट और फ्लेक्सिबल निब होता है और ये ब्रश जैसा एक्सप्रेसिव लाइन दे सकता है। तो हंट 100 आर्टिस्ट ये एक वैरायटी है। हंट 102 ये क्रोकिल निब है जो मैं यूज कर रहा हूँ। इससे फाइन डिटेल्स हो सकते हैं और कंट्रोल्ड लाइन में आप वेरिएशंस डाल सकते हैं। और मेरी नज़र में ट्रेडिशनल कॉमिक इलस्ट्रेशन के लिए सबसे इंटरेस्टिंग निब यही है, हंट 102 क्रोकिल निब। फिर एक आता है हंट 107, ये ड्राइंग के लिए और स्टिफ निब होता है। इसमें छोटी डिटेल्स और स्टिफ लाइन जो होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। मैं इसको एनवायरनमेंट वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ 107 को। एक आता है जी पेन, ये जो आप अगर क्रोकिल मंगा रहे हैं तो क्रोकिल अच्छी बात है, अगर आप जी पेन मंगा रहे हैं तो जी पेन जो है ये विशेषकर जापानीज मांगा के जो ट्रेडिशनल आर्ट होते हैं कॉमिक के, उसमें बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग उसी से बनाते हैं कॉमिक। जी पेन बोलते हैं, कैपिटल जी है, जैसे पार्ले जी होता है ना वैसे ही। तो ये मांगा वाले लोग यूज करते हैं जापान में, ये है मेरे पास। और इसमें लाइन वेरिएशन अच्छा आता है, मतलब आपने जितना भी मांगा आपने देखा है या मानवा आपने देखा है तो जी पेन ये काफ़ी यूज होता है। और एक और वैरायटी है उसको मारू बोलते हैं या मैपिंग पेन बोलते हैं। वो एक्सट्रीमली फाइन डिटेल के लिए होता है, जिससे हेयर, आई या और भी टेक्निकल डिटेल्स या कुछ टेक्सचर वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मारू बोलते हैं इसको। ये मैपिंग पेन भी बोल सकते हैं। फिर एक आता है उसको साजी या स्पून निब बोलते हैं। कुछ आर्टिस्ट के लिए ये थोड़ा और स्मूथ दिखाई देता है, स्पून निब बोलते हैं, चम्मच वाला निब। और उसके बाद कैलीग्राफी निब होता है। तो ये नहीं कि कैलीग्राफी निब आपने मंगवा लिया और फिर आप सोच रहे हैं कि ये क्रोकिल की तरह काम क्यों नहीं कर रहा है। तो कैलीग्राफी निब या ब्रॉड निब बोलते हैं उसको। इसका उद्देश्य है ब्रॉड और कैलीग्राफी स्ट्रोक्स लिखने के लिए। और एक बात और डिस्क्लेमर भी बता देते हैं कि अच्छी कैलीग्राफी, अच्छी क्रोकिल निब या जी पेन या निब होने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे इंकर बन गए। पेंसिलिंग भी जरूरी है, पेंसिलिंग अच्छी होगी तभी इंकिंग अच्छा होगा। ये डिस्क्लेमर था, मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि वेलकम टू द क्लब ऑफ क्रोकिल निब एंड डिप निब, वेलकम टू द क्लब। और अगर हमको ऐसे तुलना कर दें कि क्रोकिल निब और जी पेन या मारू पेन, अगर हम इस तरह से तुलना करें तो
निब जो है ना, ये कहीं लिखिएगा बाद में, एक बार वीडियो फिर से देखिएगा। क्रोकिल निब कैरेक्टर के लिए हम यूज करते हैं। क्रोकिल और हंट 102 जो है वो फाइन, कंट्रोल्ड और डिटेल्ड आर्टवर्क के लिए करते हैं। जी पेन जो है, जो जापानीज अभी जो जैसे मैंने बताया, वो एक्सप्रेसिव या फ्लेक्सिबल कैरेक्टर्स, लंबे स्ट्रोक्स उसमें ज्यादा आते हैं, तो जी पेन थोड़ा ज्यादा इंक होल्ड भी करता है। मारू पेन जो है वो एक्सट्रीमली डिटेल, जैसे मारू पेन अगर मैं यहाँ पे यूज करता तो मैं और एक्सट्रीमली डिटेल में इनका मुकुट बना देता। और जो हंट 100 है वो डेलिकेट और फ्लेक्सिबल चीजों के लिए यूज होता है। और ब्रॉड निब जो है ये बड़ा इजीली मिल जाता है। ब्रॉड निब तो वो कैलीग्राफी या जो बड़े स्ट्रोक्स हैं, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग का शैडो बनाना है या साउंड इफेक्ट के लिए या एक्शन इफेक्ट के लिए, वहां पे हम यूज करते हैं ब्रॉड निब। और जो साजी मैंने बताया था वो स्मूथ और स्मूथ आर्टवर्क के लिए। तो ये कपड़े का इफेक्ट है, इसमें थोड़ा अलग टाइप का विजुअल टेक्सचर मैंने डाला है कि ये कपड़ा जो है, ये कपड़े की बनावट थोड़ी रिंकल वाली है, आयरन किया हुआ कपड़ा नहीं है। अब हनुमान जी आयरन करके थोड़ी घूमेंगे, अभी लंका दहन करना है, उड़ के आए पता नहीं कहाँ से, और अभी मारेंगे धोएंगे सबको, अभी युद्ध में थे, तो कपड़ा इनका थोड़ा कुचल सा गया है, थोड़ा सा रिंकल वाला है। तो जो कॉमिक हम बनाते हैं ना, जैसे मेरे बच्चे सारे कॉमिक बना रहे हैं, जितने भी बच्चे हमसे पढ़े हैं, और उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आप ट्रेडिशनली इंक करोगे या डिजिटली इंक करोगे। तो ट्रेडिशनल कॉमिक इंकिंग में ये जो डिप पेन है उसका क्या महत्व है वो मैं आपको बताता हूँ कि पेंसिल की ड्राइंग को फाइनल अथॉरिटी देता है। एकदम पेंसिल जो है, जो हम कंस्ट्रक्शन ड्राइंग किए हैं, वो इंक जो है उसका डिसीजन है। मतलब हमने तो रफ रफ सा बना दिया, अभी मैं इसी को जगदीश जी को दे दूं तो इसमें जान डाल देंगे। हालांकि मैं भी जान डाल रहा हूँ। जगदीश देख लो मेरी इंकिंग, बहुत सालों से नहीं देखी होगी, देख लो क्रोकिल निब वाली इंकिंग। तो हमारे जमाने में हम ही कर देते थे, पेंसिलिंग भी हम ही इंकिंग कर देते थे, और फिर धीरे धीरे करके टीम बदलती गई। पेंसिल से मैंने बनाया, पता नहीं कौन इंकिंग कर रहा है, कैसा इंकिंग कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, जैसा मन में आ रहा है वो हो रहा है। तो फाइनल डिसीजन आप जो देखते हैं वो इंकर की तरफ से आता है। ट्रेडिशनल कॉमिक इंकिंग में डिप पेन का महत्व। नंबर 2, लाइन वेट से फॉर्म दिखता है। जैसे ये हाथ मैंने बनाया ना, तो बाहर वाली लाइन आप देखिए मैंने थोड़ा मोटा रखा है कंपैरेटिवली, और एक लाइट आ रही है ऊपर से, और एज को मैंने मर्ज कर दिया हल्के हैचिंग से, और अंदर वाला जो पार्ट है उसमें कोर शैडो है। तो लाइन वेट से फॉर्म दिखाई देता है, और हर आउटलाइन समान थिकनेस की अगर होगी तो ड्राइंग फ्लैट लगेगा। रियलिस्टिक इंकिंग अलग होती है, स्टाइलाइज अलग होती है। बेस्ट इंकिंग मेरे को लगती है एस्ट्रिक्स में। एस्ट्रिक्स के मैंने कुछ इंक्ड पेजेस भी देखे हैं, उसमें कभी कभी वो ब्रश भी यूज़ करते हैं और क्रोकिल भी यूज़ करते हैं। टिनटिन के थोड़े लेस थिक एंड थिन होते हैं, बट वो भी क्रोकिल वाला ही काम है, टिनटिन का सारा काम। ट्रेडिशनल कॉमिक इंकिंग में डिप पेन का क्या महत्व है। नंबर 4 गिनती याद रहता है, देखो 3 पे हमने बात की थी। फोरग्राउंड में हेवियर लाइंस रहेंगी और बैकग्राउंड में लाइटर लाइंस रहती है। ये डेप्थ को क्रिएट करता है। अभी मैं जब ये पीछे छोटे कुछ लोग बनाऊंगा तो उसमें लाइटर लाइन यूज करूंगा, इसी निब से। निब नहीं बदल रहा, आप देखते जाइए, यही निब रहेगा पूरा शुरू से अंत तक, एक ही निब से। और ये जितने 10 तरह के निब बताए उसका भी वीडियो ट्यूटोरियल याद करिए, मतलब वेट करिए, मैं बनाता हूँ एक एक करके। भारत देश को अमेरिका के कॉमिक कल्चर तक न ले गए तो कहिएगा। चल रहा है काम, धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन चल रहा है, आप देखते रहिए।
कॉमिक कल्चर आएगा और नए लोग आएंगे और हमारे यहाँ से ही आएंगे। भारत सरकार एबीजीसी के लिए कुछ कुछ कर रही है, पता नहीं कब उनकी नज़र मेरे पे पड़ेगी, भगवान जाने। इसका मतलब मैं वेट थोड़ी कर रहा हूँ। वो रास्ते में दिलीप चौबे से मिलेंगे भाई, अभी नहीं तो कभी ना कभी तो मिलेंगे। एक मेरा कंट्रीब्यूशन चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। हाँ, बट ये है कि हम लिंक्डइन पे फोटो नहीं खिंचवा के डाल रहे हैं। खैर चलिए, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल कॉमिक इंकिंग में डीप पेन से हम लोग फोकस जो होता है ना, रीडर की आई को इम्पॉर्टेंट एरिया की तरफ गाइड करना, यही कंपोजिशन नहीं, अच्छे कंपोजिशन में यही चीज इम्पॉर्टेंट होती है कि कैसे आप व्यूअर को नैरेट कर रहे हो कि कहाँ देखना है। तो वो हम फोकस क्रिएट करने के लिए ट्रोकिल निब से वेरिएशन लाते हैं कि ये थिक रहेगा, ये क्लोज रहेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखिए, रिंकल वाला कपड़ा मैं करने जा रहा हूँ, तो ये विजुअल टेक्सचर है, टेक्सचर। तो नंबर 6 है टेक्सचर। क्रॉस हैचिंग और डायरेक्शनल स्ट्रोक से मटेरियल जो है वो अलग अलग दिखाई देता है। अब जो इनका हमने मेटल का ज्वेलरी बनाया है या रिंकल वाला सूती कपड़ा अगर मैं बना रहा हूँ या खादी का कपड़ा बना रहा हूँ, तो उसमें एक अलग टाइप का विजुअल टेक्सचर होगा, वो मैं क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ, एकदम रिंकल वाला। फिर कैरेक्टर की पर्सनालिटी, जब हम इंकिंग करते हैं तो लाइन क्वालिटी कैरेक्टर की पर्सनालिटी बदल देता है। अभी हम रियलिस्टिक वे से बना रहे हैं, अगर हम कार्टून या स्टाइलाइज्ड वे से बनाएंगे तो वही लाइन क्वालिटी चेंज हो जाती है और कैरेक्टर की पर्सनालिटी बदल जाती है। स्पीड के लिए, जो स्पीड होता है ना, जो फोर्स होता है, उसके लिए जो एक्सपीरियंस्ड इंकर होते हैं वो बड़े डिसीजन लेते हैं। पूरा कर लिया, उसके बाद रुक जाएंगे, फिर थोड़ा पानी वानी पिएंगे, फिर कसम खा लेंगे कि एक एक लाइन एक एक बराबर होगी। मतलब 4-4 इंच की लाइन खींचनी है और पैरेलल लाइन खींचनी है और फोर्स से खींचनी है, सांस रोक के खींचनी है। मतलब अगर आप जरा सा सांस ले लिए तो आपका हाथ हिल जाएगा। तो ये जो आर्ट वर्क आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि दिलीप चौबे का हाथ चल रहा है और इंकिंग हो रही है। भैया, कई जगह हमने सांस रोका है कि यार लाइन गलत ना हो जाए। तो हमको बाबा रामदेव बनना पड़ता है हल्का सा, कि सांस रोक के चलें। सांस का लेना देना है भैया इंकिंग से। और इसका महत्व जो सबसे बड़ा है वो आपके आर्ट वर्क का एक ओरिजिनलिटी बताता है। जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका अपना तरीका है प्रेशर पकड़ने का, रिदम पकड़ने का, स्ट्रोक का डिसीजन लेने का। उससे आर्टिस्ट का ना, इवन दो यू आर वर्किंग ऑन समबडी एल्स पेंसिल आर्ट वर्क, बट स्टिल द वे यू होल्डिंग द नेब एंड योर स्ट्रोक्स स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ योर आर्ट वर्क कि ये मैं हूँ या ये फला आर्टिस्ट है। और ट्रेडिशनल कॉमिक आर्ट जो है ना, वो एक रिप्रोडक्शन वाला प्रोडक्ट है। तो लाइन आर्ट जो है वो, इसको हम लाइन आर्ट बोलते हैं। अब बहुत पुरानी हिस्ट्री में जाएंगे, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उस तरह की थी नहीं, तो हमने कई सारे जो प्लेट्स बनते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन के, उसका खर्चा हम बचा देते हैं। और ब्लैक एंड वाइट अगर हमारा आर्ट वर्क रहता है तो ब्लैक वाली प्लेट पे ही कैलीग्राफी या जो टेक्स्ट होते हैं वो छप जाता है और कलर सेम रहता है। तो हम कई प्लेट हम बचा देते हैं, पैसे भी बचाते हैं। तो एक लाइन आर्ट होता है। और बट तब भी सोचने वाली बात ये है कि आज डिजिटल युग है और फिर भी डिप पेन एग्जिस्ट करती है और दुनिया के बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट आज भी डिप पेन को यूज़ करते हैं। हालांकि बहुत लोग धीरे धीरे करके शिफ्ट हो रहे हैं माइक्रोन के ब्रश पेन, और ये वो नहीं आता है भाई। मेरे पास दुनिया भर के ब्रश पेन पड़े हैं, आप देख लो ना, आप ये करके देख लो जरा, इतना हेयर लाइन मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा भाई।
ब्रश पेन, हाँ माइक्रोन के अलग अलग पेन है, लेकिन थिक एंड थिन नहीं मिलेगा, इतना पतला। और डिजिटल में देखा जाए तो उसमें अंडू है, लेयर्स हैं, स्टेबलाइजर है, ब्रश के दुनिया भर के प्रीसेट हैं, जूम है। इसमें जूम तो नहीं है ना लेकिन ट्रेडिशनल डिप जो है वो आप डिप पेन जो है वो आपको मजबूर करता है कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, ऑब्जर्व करिए, डिसाइड करिए, फिर कमिट करिए। और इसका एक एजुकेशनल वैल्यू है। मैं करता हूँ डिजिटल इंकिंग, लेकिन वो इमोशन नहीं आता है भाई। ये कागज हाथ में लेके देख लोगे ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गूज बम्स आ जाते हैं, ओरिजिनल आर्ट वर्क हाथ में आता है। और डिजिटली आप चाहे जितना सुंदर कर लो। मैं करता हूँ डिजिटल में, पूरी कॉमिक डिजिटली करता हूँ, अपग्रेडेड मानता हूँ अपने आप को, लेकिन इसकी बात अलग है भाई, इसका एजुकेशनल वैल्यू है। और डिप पेन जो है ये वाटर प्रूफ इंक के लिए बना है। इंडिया में कैमल के इंडिया इंक, वैसे जो वाटर प्रूफ इंक होता है ना उसको इंडिया इंक बोलते हैं। चाहे आप चाइना में भी खरीदो तो भी वो इंडिया इंक ही कहलाता है। अमेरिका में भी उसको इंडिया इंक बोलेंगे। जो लोग अमेरिका में रहते हैं उनको मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि एक ब्रांड है उसको बॉम्बे बोलते हैं। बॉम्बे जो पुराना मुंबई का नाम था, बॉम्बे इंक का ब्लैक इंक आप खरीदिएगा, वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जो लोग यूके में हैं या कनाडा में हैं मेरे स्टूडेंट, या ऑस्ट्रेलिया में, आपको ये बॉम्बे इंक इजीली मिल जाएगा। इंडिया के जो बच्चे हैं वो वीटो इंक का भी एक ब्लैक अगर आपको मिल जाए, वो सस्ता वर्जन है। दूसरा आप रोटरिंग का इंक जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी आप कर सकते हैं। और कैमल का 99 नंबर डिज़ाइनर इंक डिप पेन के लिए सर्वश्रेष्ठ है और सस्ता भी है। रोटरिंग का ये थोड़ा महंगा आता है, कुछ 550-600 रुपये का आता है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये वाटर प्रूफ है। तो क्रोकिल निब या डिप पेन से अगर हम कोई लेसन लेना चाहें तो ये टूल खाली टूल मात्र नहीं है, ये लाइन को कंट्रोल कैसे करते हैं वो आपको सिखाता है। और वैसे खाली क्रोकिल खरीद लेंगे तो आप इंकर नहीं बनेंगे। खाली निब का जो कला है ना वो कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल में आता है इससे। और आर्टिस्ट को सीखना है कि प्रेशर कितना महत्वपूर्ण होता है, स्पीड, लाइन में स्पीड। अब जैसे ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये थोड़ा स्पीड से खींच रहा हूँ। बाकी चीज़ों में आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा सा संभल के चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ रिक्वायर्ड है, ये जो आउटर लाइन है ना दैट इज रिक्वायर्ड कि आप इसी के बीच में जब लाइन खींचें तो एक जगह थिक ले लें, एक जगह थिन ले लें, सांस रोक के करना पड़ता है भाई। डायरेक्शन समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में कंटूर चलेगा, रिदम समझ में आता है, लाइन का वेट समझ में आता है, फॉर्म समझ में आता है। तो ये जो निब है खाली एक इसको इंस्ट्रूमेंट मत समझिए, एक ड्राइंग का एक नॉलेज है जिसको इम्प्लीमेंट करने में ये वाला मटेरियल जो है डिप पेन आपका मदद करता है। और चाहे जितनी टेक्नोलॉजी बदल जाए, टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, सारे टूल्स बदलते रहेंगे, लेकिन आर्टिस्ट की जो सबसे बड़ी ताकत आज भी है कि एक लाइन को सही जगह, सही प्रेशर के साथ और सही इंटेंशन से खींचना कितना जरूरी है। शायद इसीलिए 100 साल से पुरानी ये छोटी सी निब आज भी मरी नहीं है। थोड़ा सा मिलने में मुश्किल होता है कि भैया आपके यहाँ क्रोकिल निब है, तो वो बोलेगा कि उससे मिलता जुलता कोई निब आपको दे देगा। और ऑनलाइन आप ढूंढिए और जो भी मैंने डिटेल्स आपको बताई हैं उसको अमल करिए और एंजॉय करिए। एक हिस्टोरिकल, अब तो हिस्टोरिकल ही बोलेंगे इसको, लेकिन आज भी जब यूज़ कर रहे हैं तो इलस्ट्रेशन फील्ड के लिए, ट्रेडिशनल इंकिंग के लिए क्रोकिल निब और
जितने भी डिप पेन्स हैं उसका जो महत्व है वो ना तो पहले से ख़त्म हुआ या कम हुआ, आज भी उतना ही है, चाहे अब डिजिटल युग आ गया है। लेकिन पिछला वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था जिसमें मैंने लिखा था कि क्या इंकिंग या इंकर वाला जो प्रोफेशन है वो विलुप्त हो रही है। बहुत ही अच्छे लोगों ने फीडबैक दिए और कुछ बच्चों ने ये भी कहा मेरे से कि बड़ा आई ओपनिंग लेसन था। और तो जब मैंने वो वीडियो डाला मेरे पास काफ़ी लोगों ने कमेंट किए और उसमें एक डीप लाइक्स हार्ड कैसे कैसे नाम रख ले तो आप लोग। उन्होंने लिखा कि ट्रेडिशनल इंकिंग में अलग ही मज़ा आता है सर। और एक श्रेयांश ने लिखा, वर्मा जी हैं ये, कि दिलीप चौबे और मांगा और किम जंगी और पीटर हान ये लोग वर्ल्ड वाइड बूम कर रहे हैं और इंडिया में भी कर रहे हैं। और इंकिंग इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर among Gen Z and this legacy will continue on। ये सुन के बड़ा दिल को तसल्ली हुई कि श्रेयस देख रहे हैं कि और भी बच्चे जेन जी के बच्चे ब्रश वाली इंकिंग कर रहे हैं। और भागचंद जी ने भी लिखा कि जो लोग कॉमिक इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं उनको ये वाला वीडियो 10 बार देखना चाहिए। और वो ये भी कहे कि वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं और भागचंद जी अच्छे चित्रकार हैं। और किसी ने मेरे को मास्टर बोल दिया और इट्स एक्चुअली मी के नाम से इनका एक चैनल है। उन्होंने लिखा कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यूट्यूब हैज़ रिकमेंडेड मी। तो धन्यवाद आपका। और किसी ने 1 2 3 नियरली यूब खूब सुंदर, जय हिंद इन्होंने लिखा। रमेश जी ने लिखा कि सच अ वंडरफुल टीचर, धन्यवाद, मेरे लिए ही बोले होंगे। और श्री राम जी ने ऑसम और एक गुलदस्ता भेजा और मास्टर बोला। और किसी ने लिखा वेरी ब्यूटीफुल, जय श्री राम। और विशाल सैनी जो है अभी मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं। Sir, this was truly an eye-opening demonstration. I'm starting to understand how much thought goes into every single line, form, anatomy, light and texture. Really inspiring to see your approach to traditional inking. Thank you for sharing and experience and knowledge with us, sir. और काफ़ी लोग हैं इस तरह से हमारे वीडियो देखते हैं ध्यान से और मेरी थोड़ी बड़ाई भी करते हैं। तो आप लोग इस तरह से वीडियो देखा करें, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे माध्यम से कुछ लोगों को जो कॉमिक आर्ट वर्क है आप देखते हैं, एक एक जो स्ट्रोक होते हैं, एक एक लाइन होती है। कोई आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में बैठ के काम कर रहा होता है, आपको नहीं पता है कि एक स्टूडियो में एक कॉमिक किसी ने बनाई, बड़ी मेहनत लगती है कॉमिक बनाने में। और उसकी प्रतिक्रिया चाहे अच्छा बना हो या बुरा बना हो, उससे कोई मतलब नहीं है अच्छा आर्ट वर्क है या बुरा आर्ट वर्क है। एक कॉमिक बनाया किसी ने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समीक्षा करना अच्छा है, अच्छी बात है कि आप समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब एक कॉमिक बनता है, डू यू हैव एनी आइडिया? बड़े बड़े आर्टिस्ट जिसको आप जानते हैं ना, जो लोग कॉमिक बनाते हैं, बड़े आर्टिस्ट, उनके पास लोग जाने से कतराते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत व्यस्त हैं और इनके पास नहीं जाना चाहिए, इनको डिस्टर्बेंस होगा। हाँ होगा, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि वो आर्टिस्ट अपना टिफिन बॉक्स लेके आता है और अकेले खाना खाता है। एक कॉमिक को बनाने में 30 दिन लगे, 60 दिन लगे, 100 दिन लगे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो 100 दिन तक वो बेचारा अकेले बैठ के खाना खाया। वो एक एक स्ट्रोक पे ध्यान लगाता है, एक एक लाइन। मैंने अभी तक कम से कम 2 लाख स्ट्रोक डाल दिए होंगे, आपको पता ही नहीं चला, छोटे बड़े मिला।
और हर एक लाइन में एक डिसीजन बना हुआ, एक एक लाइन में एक एक डिसीजन। जादू से नहीं बन रहा ये। तो कॉमिक बनती है, कॉमिक के अंदर हजारों फ्रेम होते हैं, हजारों कैरेक्टर होते हैं, जादू से नहीं बनता है। अच्छा हो बुरा हो उससे मतलब नहीं है। कॉमिक बन रहा है, एक व्यक्ति उसको कॉमिक बना रहा है, उसके अंदर पैनल है, फ्रेम है, ब्लड एंड स्वेट है, और आप 50 रुपए में 100 रुपए में खरीद लेते हैं और समीक्षा करते हैं। करिए समीक्षा, ठीक है, अच्छी बात। थोड़े से एनकरेजमेंट के बोल देंगे ना, तो वो बच्चा या वो जो आर्टिस्ट है वो दूसरी कॉमिक पे लगेगा, फिर अकेले खाना खाएगा दोपहर, वहीं ड्राइंग बोर्ड होगा, फिर खाना खा लेगा। तो एक आर्टिस्ट का जीवन रहा है। मैं 40 साल कॉमिक इंडस्ट्री के लिए दिए हैं, अभी भी दे रहा हूं। और जो लोग राज कॉमिक के पाठक हैं, आप सभी को बधाई हो कि 1986 में मेरी भी यात्रा स्टार्ट हुई थी कॉमिक इलस्ट्रेशन की, और राज कॉमिक को 40 साल पूरे हुए, और 40 साल तक वो सस्टेन्ड रहे, इंडस्ट्री में रहे। अच्छे दिन आए, बुरे दिन आए, सब कुछ है, स्ट्रगल हुआ, सेपरेशन हुआ, अलग अलग ब्रांड बने, सब कुछ हुआ। लेकिन वो 40 साल तक उन्होंने आर्टिस्ट जो लोग कॉमिक बनाते हैं उनका सम्मान किया, उनको रोजगार दिया, और समय समय पे उनके बारे में पाठकों तक पहुंचाया कि ये हमारे आर्टिस्ट हैं, ये हमारे ग्रीन पेज में लिखा कि ये हमारे आर्टिस्ट हैं और इन्होंने ये मेहनत की, वो मेहनत की। विदेश में भी अच्छा है कि पता नहीं हजारों लोगों ने कॉमिक बनाई, और हमको नहीं पता कौन कौन आर्टिस्ट है, लेकिन एक आर्टिस्ट का एक जीवन होता है, वो बड़ी मेहनत से एक किताब बनाता है ताकि पाठक तक पहुँचे। और तो ये वाला एक स्किल है। मैंने 2 वीडियो सोच के रखे थे कि एक ही टॉपिक रहेगा, बजरंगबली रहेंगे, हनुमान जी ही रहेंगे, वही टॉपिक रहेगा। बट एक वीडियो इंकिंग की कला जो कि ब्रश से होती है उसके ऊपर बेस्ड होगा, और दूसरा इंकिंग की कला जिस आर्ट मटेरियल ने दुनिया में कॉमिक इंडस्ट्री को बनाया, चाहे वो जापान का मांगा कॉमिक इंडस्ट्री हो या डीसी हो या मार्वल हो, ये इसी छोटे से स्टील के निब से बना है। आप किसी भी क्लासिक कॉमिक को उठा के देख लीजिए, या तो वो ब्रश वाले माध्यम से बना है या क्रोकिल निब से बना है। दिस इज द ओनली 2 आर्ट मटेरियल दैट टाइम एंड स्टिल गोइंग ऑन। चाहे जितनी टेक्नोलॉजी आ जाए कोई बात, क्रोकिल निब को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इट्स नॉट गोइंग टू डाई। कर लो आप एआई से, ये जो मैंने बनाया यही बना लो एआई से, अपने मन से बनाना, और देखो कौन इंसान ज्यादा बेहतर स्ट्रोक डालता है कि मशीन। मेरा आर्टवर्क नहीं मिलेगा आपको। ये आर्टवर्क लेके स्कैन करके एआई को डालोगे कि भैया इसका अलग पोज बना दो, ये सब तो बच्चे कर रहे हैं, वो हम भी कर लेते हैं, उसमें क्या है। इंसान को टेक्नोलॉजी रिप्लेस करेगी। कौन बोल रहा था भाई? अरे आर्टिस्ट बनिए, आर्टिस्ट, नेवर। ये एक क्रोकिल निब को तो रिप्लेस नहीं कर पाया तुम्हारा टेक्नोलॉजी। मैं यूज करता हूँ ना डिजिटल, सारा डिजिटल काम करता हूँ मैं। दुनिया भर की कॉमिक मैंने मंत्रा तो डिजिटल ही बनाई ना, सारा इंकिंग विंकिंग किया ना, उसमें भी ब्रश टूल है, पेन टूल है, पेन टूल से आप, ये मैं रूलर यूज करता हूँ। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि ये जो रूलर है ये क्रोकिल निब के लिए बना है भाई। मैं उसको उल्टा जब रखता हूं तो मैं पेन चलाता हूं तो इंक अंदर नहीं जाती है। आपने कभी ध्यान दिया? ये स्केल तब से चल रहा है। प्लास्टिक वाला जो भी आपने देखा एक तरफ उठा होता है, इसीलिए होता है कि जब इंकर क्रोकिल निब से काम करे या ब्रश से भी काम करे तो सीधी लाइन बना ले। तो जब मैं क्रोकिल और इंक और ब्रश से इंकिंग करता था तब एक जर्मनी की कंपनी आई रोटरिंग,
तो मैं अभी गया था, उसमें 0.1, 0.5, 0.8 मोटिव क्ले। ये पेन अभी भी आ रहा है भाई। पेन तो मैं देखा रस्तोगी क्या अमीनाबाद में, और बट मैंने इंक खाली खरीदा। मैं वो असल में 90 डिग्री पकड़ना पड़ता है, उसके लिए चलो ठीक है, मान लिया माइक्रोन का पेन हमने यूज़ किया। पायलट का भी आता है वाटर प्रूफिंग। तो इस सब चीज़ों का मैं इनोवेशन का हमेशा रेस्पेक्ट करता हूँ, टेक्नोलॉजी का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, और मैं कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको अपने आर्ट वर्क में ज़रूर समाहित करता हूँ। वेदर इज़ AI, वेदर इज़ फोटोशॉप, वेदर इज़ डिजिटल टूल्स, जितने भी हैं, 1000 ब्रशेस तो मेरे पास ही हैं। और फोटोशॉप को मैं हर महीने पैसे भी देता हूँ, मतलब लाइसेंस ले रखा है। तो जितने भी ब्रशेज हैं वो मैं ख़रीदता भी हूँ और कलेक्शन भी करता हूँ, और अपने स्टूडेंट से शेयर भी करता हूँ कि ये वाले ब्रशेज यूज़ कर लो, ये वाले ब्रशेज यूज़ कर लो। बट पूरा सम्मान है क्रोकिल निब का। ये जरा सा इत्तू सा स्टील का निब जो है, इसने दुनिया बदल दी। एक चीज़ जिसने हम लोगों को कॉमिक का फ़ैन बनाया, हम लोग को कॉमिक जैसी चीज़, विजुअल स्टोरी टेलिंग की चीज़ दी। इलस्ट्रेशन के लिए जितने भी बुक्स हैं, कलरिंग बुक्स जो भी आप देखते हैं अगर पुराने, तो सब क्रोकिल निब का काम है। और कभी मैं अभी तो मेरा जो कोर एक्सपर्टी है कार्टून बनाने वाला, उसके ऊपर मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। तो कार्टून जब बनाते हैं तो क्रोकिल निब कैसे चलाते हैं वो मैं बनाता हूँ। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव रखता हूँ, उनके वीडियोज़ हम नहीं बनाते। ये एक तरह का ट्यूटोरियल है। हमारे स्टूडेंट जब कॉमिक बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, तो क्रोकिल निब से कितना अच्छा काम किया जा सकता है, ये उनके लिए एक लाइव डॉक्यूमेंटेड ट्यूटोरियल है। और थोड़ा सा लंबा वीडियो है, 1 घंटे से ज़्यादा हो ही गया बोलते हुए, और देखते हैं कब ख़त्म होती है। जितनी अच्छी इंकिंग होगी उतना अच्छा कलरिंग होता है। तो इसको हम लोग बनाने के बाद इसको जितना भी मैंने पेंसिल से ड्राइंग किया है वो सारा हमको मिटाना है। तो उसको हम लोग रबड़िंग बोला करते थे राज कॉमिक की भाषा में, क्योंकि जितने भी आर्ट वर्क आते थे इरेजर से मिटाने के समय ना बहुत प्यार से इरेजर चलाया जाता है। ये नहीं कि कागज़ ही फाड़ दिया आपने या कागज़ घिस गया, इंक छूट गया, गुस्से में नहीं करते, बहुत प्रेम से हम कागज़ को सिर्फ मिटा रहे हैं, पेंसिल को, कागज़ नहीं फाड़ रहे हैं। और कागज़ फोल्ड हो गया, टेढ़ा हो गया, ये सब पेशेंस का काम होता है रबड़ से मिटाना। आप एक महान आर्ट वर्क को मिटा रहे हैं, उसमें बहुत इमोशन जाता है। तो मेन कैरेक्टर हमारा हो गया जो कि प्रोमिनेंट है, और मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस था कि हनुमान जी जो हैं वो थोड़े से थिक लाइंस हम यूज़ करेंगे। अब पीछे मैंने कुछ थोड़े से, अभी मैंने थोड़े से पेंसिल से बना लिए, कुछ राक्षस गण हैं, और ये राक्षस गण जो है हनुमान जी के पीछे लगे हैं या उनको मारना चाहते हैं या कुछ ऐसी कोई बात है। तो ये राक्षस जो है पीछे बना रहे हैं, और इसको हम ना लाइन वेट हम यहाँ पे कम करेंगे। वही पेन है लेकिन हम लाइंस थोड़े से थिन रखेंगे, थोड़ा सा लाइट वेट रखेंगे, और ताकि मेन कैरेक्टर जो है वो अच्छे से उभर के आए। तो देखिए ये है, उल्टा स्केल पकड़ा जाता है ताकि इंक जो है आराम से लग जाए। तो आपने कभी सोचा था कि ये स्केल में इस तरफ का पार्ट ऊपर उभरा क्यों होता है? तो एक सीक्रेट था जो कि आप लोगों ने देखा। तो इरेजर जो लाइन वाली जो चीज़ है, हम लोग स्केल को उल्टा करके लाइन खींचते हैं ताकि इंक अंदर स्प्रेड ना करे। और इंकिंग जो है इतने कॉन्फिडेंस के साथ होती है। देखिए एकदम रिस्की, हाई रिस्क पे एक क्रोकिल निब वाली इंकिंग होती है या ब्रश वाली होती है। मैं बैठा हूँ, मेरा टेबल मेसी नहीं होना चाहिए क्योंकि इंक जो है खुला रखा हुआ है, ओवरलोडेड क्रोकिल नहीं होना चाहिए। मैंने एक भी गलती नहीं की, यहाँ तक इतना कुछ बना लिया, एक भी गलत स्ट्रोक नहीं लगाया, एक जगह इंक उछल के नहीं गिरा,
पानी गिर गया, चाय गिर गई, ये सब नहीं होता है हमारे देश में। हाइजीन पूरा फुल मेंटेन। हाइजीन नहीं, वो बेसिक हाइजीन होती है। जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो संभल के किया जाता है, एक्सीडेंट को कंट्रोल किया जाता है। तो एक्सीडेंटल जगह पे बैठोगे तो एक्सीडेंट होगा ही ना। भीड़ भड़क्का में बैठ के इंकिंग नहीं होती है, इसीलिए हम लोग अलग एक कमरे में बंद करके अपने आप को इंकिंग करते हैं। वो सब सैक्रिफाइसेज आपको नहीं दिखते। एक आर्टिस्ट बेचारा अकेले बैठ के खाना खा रहा है, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट जिसको भी आप जानते हैं, अपना लंच अकेले करता है। वो डेडिकेशन है ना, उसने कॉमिक के लिए कुछ किया, अच्छा बनाया बुरा बनाया, उससे क्या लेना देना। तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, और लाइन वेट इन कैरेक्टर्स का थोड़ा सा हल्का है। और एक बात आप देखिए, मतलब सब कुछ ठीक है कि मैंने सांस रोका और काम किया, और कैरेक्टर मैंने बनाया, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, आपने एकदम क्षणिक आपने बोल दिया अरे ये अच्छा नहीं है, ये हीरो क्या कपड़ा पहन के आएगा, ऐसा करेगा, वो आपने टिप्पणी कर दी, चलिए मान लिया। लेकिन आपको पता है कि आंख पे कितना जोर पड़ता है। सिंपैथी गेन कर रहे हैं, अरे बहुत आंख चलने लगती है भाई, ये सब छोटा छोटा डिटेल आंख फूट जाती है। अब बहुत फोकस, आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, चश्मे का पावर बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं और ये 9 to 5 जॉब, यू हैव टू रेडी एवरी टाइम, और समटाइम्स लाइक अभी मूड नहीं है। एक किताब की इंकिंग हो रही है, बेचारा दिल्ली जैसी सड़क पे, दिल्ली जैसे ट्रैफिक में, दूर से आया है, धूल में, गर्मी का मौसम है, आके पानी अभी पिया, 5 मिनट बैठना चाह रहा है, लेकिन उसके बाद 4 पेज हैं, उसको इंक करना है, और उमस हो रही है, बारिश हो रही है। इन सब का असर पड़ता है एक कॉमिक बनाने में। वेदर कंडीशंस, हंगर, भीड़ भाड़। इंकिंग के फाइनल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पता चला रिश्तेदार हैं, होली दिवाली, उन सब का भी असर पड़ता है एक प्रोडक्ट बनाने में। तो एक कम्युनिटी है इलस्ट्रेटर्स की, एक कम्युनिटी है कॉमिक इलस्ट्रेटर्स की, जिन लोगों ने एक युग देखा, 40 साल 50 साल लोगों ने क्रोकिल निब से काम किया, ब्रश और क्रोकिल निब का एक जुगलबंदी बनाई। अगर किसी आर्टिस्ट से मिलने का आपको सौभाग्य हो तो उसके टूल्स देखिए। आर्ट वर्क तो आपने देख लिया है, आप वो पेन मांग लीजिए उनसे कि इससे आपने कितनी कॉमिक बनाई, वो पेन रखिए अपने पास। ये जो क्रोकिल है, जो अच्छी बोली लगाएगा उसको मैं डोनेट कर दूंगा। जोकिंग, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन सेंड यू दिस क्रोकिल, लेट मी नो। माइकल एंजेलो ने पेंटिंग बनाई, स्कल्पचर बनाए, जिस छेनी हथौड़ी से उन्होंने डेविड को काटा और मार्बल में कार्व किया, वो छेनी हथौड़ी आपके पास हो, ऑथेंटिक, उनके हाथ से साइन किया हुआ, तो आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली और कौन हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है अभिषेक मलसूनी, और कॉमिक की दुनिया में, इंडिया में हर आदमी अभिषेक मलसूनी को जानता है। अभी गेम इंडस्ट्री में भी हैं, और उन्होंने स्पाइडरमैन के लिए भी काम किया, अमेरिका के लिए। तो एक बार अभिषेक मलसूनी आए हमारे पास और उन्होंने कुछ मांगा मेरे से। कैन यू बिलीव दैट कि अभिषेक मलसूनी ने ये नहीं बोला कि सर ये आर्ट वर्क हमको दे दीजिए, मैं फ्रेम करा के रखूँगा। अभिषेक मलसूनी के पास मेरा वो ड्राइंग बोर्ड है जिसके ऊपर हमने कम से कम 100 तिरंगा के कॉमिक बनाई। तो अभिषेक मलसूनी के पास वो ड्राइंग बोर्ड है, और वो बोल रहे थे कि सर मैं वो ड्राइंग बोर्ड लेके आना चाह रहा था, मुझे पता है कि ये ड्राइंग बोर्ड आपका है जिसपे आपने इतनी कॉमिक बनाई, मैं इस पे आपका सिग्नेचर नहीं है, मैं चाह रहा था सिग्नेचर ले लूँ। तो मैंने कहा अगली दफ़ा आएंगे तो तुम्हारे घर पे जाके सिग्नेचर कर देंगे।
तो अभिषेक मनसूनी के पास वो वाला ड्राइंग बोर्ड है जिस पे दिलीप चौबे ने तिरंगा की पहली कॉमिक से लेके 100वीं कॉमिक बनाई। ये है कलेक्टिबल। कैसा रहा? तो क्रोकिल निब एक अद्भुत सा मटेरियल है, और जब मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में 1986 में, तो मैंने 2 लोगों को देखा इस मटेरियल से काम करते हुए। एक हमारे गुरुजी हैं, उनका नाम है विजय सिंह, अभी अभी रिटायर हुए हैं। वो क्रोकिल निब से बड़े बड़े 10-10 फुट के आर्ट वर्क बनाते थे, ब्लैक एंड वाइट, और उसके अंदर एक छोटे छोटे स्ट्रोक होते थे। वैसा मैंने उपयोग किसी को नहीं देखा पूरी लाइफ में, क्रोकिल निब का उस तरह से उपयोग करना। और दूसरा एक हमारे सीनियर थे, उनका नाम था दिनेश पटेल। तो दिनेश पटेल जो हैं वो चंपक के लिए इलस्ट्रेशन करते थे। एक माधुरी करके एक मैगजीन होती थी, बम्बई से आती थी, उसमें भी उनका आर्ट वर्क छपता था। और इस तरह की चीज़ें वो करते थे, बहुत सारे चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन और NCERT की किताबों पे। तो उनसे मैंने ये गुण सीखा या उनको देखा इससे काम करते हुए क्रोकिल निब से। और छोटे छोटे स्टील के निब होते थे, उसको कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ के रखना और इंक में डिप करना। और इंक भी उनके पास बहुत सारी हुआ करती थी, मैं उतना अफोर्ड नहीं कर पाता था, हालांकि मेरे कॉलेज में फ्री मिलता था इंक। तो ये एक हमारी यात्रा रही क्रोकिल निब से। और मैं चाहता था कि जो युवा पीढ़ी है, जो आगे के भारत देश का भविष्य है, कॉमिक इंडस्ट्री में आएंगे, और उनको अगर ट्रेडिशनली काम करने का मौका मिला तो दे शुड नो व्हाट इज़ डिप पेन। और 1-2 वीडियो हैं डिप पेन के ऊपर मैंने देखा, लेकिन वो विदेशी लोगों के हैं। हमारे देश का किसी भी आर्टिस्ट ने अभी तक डिप पेन के ऊपर प्रॉपरली वीडियो नहीं बनाया था। तो उसकी ज़रूरत थी हमारे देश में कि ये जो धरोहर है उसको लोग जानें, और पूरी दुनिया में फिर से ये उतना ही पॉपुलर हो डिप पेन, जिससे हम और कॉमिक बनाएं। चिल्ड्रन बुक में भी यूज़ करते हैं। आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए। जो मैं बर्मिंघम वाला जो मटेरियल है, वो मेरी बिटिया गई थी वहाँ पे यूरोप में, तो मैंने उससे बोला था कि वहाँ से एक डब्बा वो निब ले आना, वहाँ से ओरिजिनल मिल जाएगा। तो मैंने रखा है और मन नहीं करता यूज़ करने का, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा इमोशन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन ये जो वाइट वाला मैं निब अभी यूज़ कर रहा हूँ, इसको फिर मैं यूज़ नहीं करूँगा। ये इसको मैं खुद अपने कलेक्शन में रख लूँगा कि ये वाला आर्ट वर्क मैंने इससे बनाया था। आपको चाहिए तो बताइएगा, घर आइए, घर से लेके जाइए, चाय पीजिए हमारे साथ। तो आर्टिस्टों से जुड़े बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ उनका आर्ट वर्क नहीं होता है। अगर आप किसी से मिलते हैं तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो बहुत प्रेम करता है। आर्टिस्ट अपने आर्ट वर्क से ज़्यादा अपने टूल से प्रेम करता है। आपको आइडिया नहीं है कि उनका कुछ फेवरेट ब्रश होता है, उससे उसने ये कॉमिक बनाई। हम ही लोग आपस में ही अपने से ही बात करते हैं। तो एक मैं क्रोकिल निब से अपना एक हस्ताक्षर कर रहा हूँ, दिलीप चौबे लिख रहा हूँ। कैलीग्राफी पेन भी यूज़ कर सकते थे, और 2026 में मैंने ये आर्ट वर्क किया। और अब नाउ आई एम कंटिन्यूइंग द आर्किटेक्चर। थोड़ा सा पीछे मैंने प्लान किया है हल्का सा, क्योंकि ये लंका का दहन इन्होंने शुरू कर दिया है, तो कुछ बिल्डिंग्स में आग लगी हुई है, पीछे कुछ धुआं उठ रहा है, और कुछ छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं। और तो ऑलमोस्ट डन है, मेन कैरेक्टर सारे हो गए हैं। अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड के ऊपर काम कर दे रहा हूँ। बैकग्राउंड जो है, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक लाइन वेट हमको कम करना कंपलसरी है, और कैरेक्टर को और बाहर निकालने के लिए मैंने प्लान किया है कि थोड़ा अंधेरे का दृश्य रहेगा या शाम का, तो डार्क वैल्यू, कुछ बादल में धुएं के कारण कुछ ब्लैक। तो लाइट भी कंपोजिशन में बहुत महत्व रखती है कि रोशनी से हम फोर्स करते हैं व्यूअर को अपने कंपोजिशन में कि उसको देखना कहाँ है।
बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हम ऑर्नामेंटल नहीं बना रहे हैं। तब वो जो लंका नगरी है ना, वो अब ये देखिए, ये मैं एक हैच कर दे रहा हूँ हल्का सा, तो वो जो ऊपर से जो धुआं का एक इफ़ेक्ट मैं बना रहा हूँ, ये ऊपर से ब्लैक करते हुए आ रहे हैं और ये धुएं का इफ़ेक्ट है, और इसको मैं मर्ज कर दे रहा हूँ ताकि हनुमान जी पे ना और ज़्यादा ध्यान जाए। तो ये मेरा एक ट्रिब्यूट था क्रोकिल निब से काम करने का, जो कि मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, और ये निब को आज तक किसी भी आर्ट मटेरियल ने रिप्लेस नहीं किया, और ये आज भी उतना ही पॉपुलर है और चल रहा है। मैं चाहूँगा कि नए युग के जो बच्चे हैं इस मटेरियल पे अपना हाथ साफ करें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, और मैं आपसे मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में। हमारी क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही हैं और अक्टूबर में क्लासेस स्टार्ट होंगी। आप लोग कोशिश करिए, जल्दी ज्वाइन करिए। मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।